हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी में। तो पहले देखते हैं, देखिए सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी होती है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर किसी भी सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व होना चाहिए एट अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। देखिए किसी भी सपोज हमारे पास ये एक कंटेनर है एक कांस्टेंट टेम्परेचर में, यानी कि इसमें क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो सॉल्यूट है, सपोज इनिशियल हमारा एक सॉल्यूट है, इसका हम कितना मैक्सिमम अमाउंट एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं, इसी को हमारी सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, इन जनरल टर्म्स में हम सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर किसी भी सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व होना एट अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं सॉल्युबिलिटी को हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस द मैक्सिमम अमाउंट, जो अभी आपको बताया था वो आपका डेफिनेशन। अब आता है आपका डिपेंड्स अपॉन, कि सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है। सॉल्युबिलिटी हमारे चार चीजों पे डिपेंड करती है। एक होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट, तीसरा होता है टेम्परेचर और फोर्थ होता है प्रेशर। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी आपकी किस चीज में डिपेंड करती है, वो करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इन सब चीजों पे आपकी क्या करती है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। अब इस चीज में हमारी देखो सॉल्युबिलिटी हमारी तीन चीजों की होगी। एक तो होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सेकंड होता है गैस इन लिक्विड और लिक्विड एंड लिक्विड। बट उसमें कोई ज्यादा अंतर आएगा नहीं, क्योंकि दोनों आपका क्या है, एक सेम फेज हो जाएंगे, लिक्विड एंड लिक्विड, तो उनमें कोई ज्यादा अंतर आता नहीं है। ठीक है, तो मेनली जो हमने पढ़ना है वो भी यहाँ पे आपको जो इफेक्ट देखना है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में हम आज डिस्कस करेंगे। बाकी के जो कंटेंट है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे। तो आज हमने देखना है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक, तो देखते हैं। देखो, जब हम सॉलिड यानी कि जो आपका सॉल्यूट है को हम ऐड करते हैं किसमें, जैसे लिक्विड में, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, ये डिसॉल्व होने लगेगा। डिसॉल्व क्यों होता है, क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि डिसॉल्व क्यों होता है, क्योंकि जब आप किसी कंटेनर में सॉल्यूट डालते हैं तो इसका जो मॉलिक्यूल है, यानी कि जो इसके पार्टिकल हैं, वो क्या होने लगेंगे, इसमें डिसॉल्व होने लगेंगे और कंसंट्रेशन आपका जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, देखो हमने क्या कहा, हमने कहा कि सॉल्यूट में जब आप यानी कि किसी सॉल्वेंट में आप किसी सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व होने लगेगा। ठीक है, सॉल्यूट क्या होने लगेगा, आपका जो सॉल्यूशन है यानी कि ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में क्या होने लगेगा, सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने लगेगा। क्यों होगा, क्योंकि जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो क्या होने लगते हैं, लेयर बाय लेयर आपका क्या होने लगता है, इसमें डिसॉल्व होने लगते हैं। डिसॉल्व होके ये क्या करते हैं, इसका कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। कंसंट्रेशन बढ़ता है तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन, DION। ठीक है, डिसोल्यूशन, इसको हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन, DISSOLUTION। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन कहते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, तो डिसोल्यूशन क्या हो गया, डिसोल्यूशन हो गया कि आपका कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलेगा और कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन कहेंगे। अब क्या होता है, जब हम क्या करते हैं ना, किसी कंसंट्रेशन यानी कि किसी लिक्विड में हम क्या करते हैं, पार्टिकल को ऐड करते चले जाते हैं, यानी कि सॉल्यूट को हम ऐड करते चले जाएंगे। कब तक, जब तक ये अपनी मैक्सिमम अमाउंट में डिसॉल्व नहीं होते। एक एट टाइम ये क्या होने लगेगा, जो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, यानी कि फिर ये डिसोल्यूशन नहीं होना होगा, डिसोल्यूशन की प्रोसेस रुक जाएगी। फिर क्या होने लगता है कि सॉल्यूट के जो पार्टिकल हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट के पार्टिकल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। ठीक है, यानी कि पार्टिकल का घुलना बंद हो जाता है। और क्या होता है, जितना पार्टिकल ऐड करेंगे यानी कि जितना आप सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे वो वापस क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, या कह सकते हैं कि वो पीपीटी बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाने लग जाता है, किसके साथ, आपके सॉल्वेंट के साथ, कौन, सॉल्यूट। तो जो प्रेसिपिटेट बनने लगेगा उसी प्रोसेस को हमने क्या कहना है, उसको हम कहेंगे
क्रिस्टलाइजेशन। उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, जनरली हम कह सकते हैं कि अभी क्रिस्टलाइजेशन को मैं कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन की मैक्सिमम कंसंट्रेशन को गेन कर लेने के बाद जब पार्टिकल ऐड नहीं होता है, यानी कि जब सॉल्यूशन आपका क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है, जब हमारा क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है, तो उसके बाद आपका क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। आफ्टर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि आफ्टर द सैचुरेशन ऑफ द सॉल्यूशन, द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस विल बी स्टार्ट। ओके, अच्छा, अब हम आ जाते हैं, देखो अब हमने देखना है कि आपका जो सॉल्युबिलिटी होती क्या है और क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। देखो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, डिसोल्यूशन में क्या बना, सॉल्यूशन बना। अब सॉल्यूशन से अगर क्रिस्टलाइजेशन होगा तो वापस क्या बनेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट बनेगा, यानी कि जो रिवर्स प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, ये वाली जो इधर को प्रोसेस आ रही है, ये वाली जो प्रोसेस है इसको हम कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन। यही आपकी क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है ना, ये वाली प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कब होता है, जब आपका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा या सॉल्यूशन आपका क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। ठीक है, अब देखते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं। तो सैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जब आपका सैचुरेटेड कब आएगा, जब आपका नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि एक कंटेनर में हमने सॉल्यूट ऐड करते चले गए, तो अब एक टाइम के बाद ये सॉल्यूट जो आपका सॉल्यूट है सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना बंद कर देगा, यानी कि वो घुलना बंद कर देगा। तो जब ये घुलना बंद कर देगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। अनसैचुरेटेड कब कहेंगे, जब तक ये घुलना बंद नहीं होता, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड को ऐड कर रहे हैं, वो घुल जा रहा है, तो तब तक वो जब तक घुलता रहेगा पार्टिकल, तब तक हमारा सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं पार्टिकल को जो फैक्टर है, यानी कि जो सॉल्युबिलिटी है, उसके फैक्टर कौन कौन से इनको इफेक्टेड करते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो हम किसकी बात करेंगे, हम करेंगे फैक्टर जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करेंगे। उनमें सबसे पहले आता है नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये ऑफ होना चाहिए, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। ठीक है, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे हमने डिस्कस करना है। तो देखते हैं इसको, सॉल्यूट को यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, ऑफ, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन नहीं है। ओके, तो हम देखिए डिस्कस करते हैं, इसके दो मेन फैक्टर होते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं वो देखते हैं। एक होता है कि हर एक सॉलिड कभी भी जो भी आपका गिवन लिक्विड होगा उनमें कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता, यानी कि कहने का मतलब है कि हर एक सॉलिड हर एक प्रकार के लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता। कंपाउंड हमेशा एक पर्टिकुलर, सपोज हमने NaCl ले लिया, ये हमारा बेंजीन है, ये बेंजीन है, बेंजीन में हमने क्या डाल दिया, NaCl। तो NaCl कभी भी बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि हर एक प्रकार का जो भी सॉलिड होगा वो सारे के सारे गिवन लिक्विड में डिसॉल्व नहीं हो सकता। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सॉल्यूट एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप के सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो हमने ये तो याद रख लिया कि हर एक प्रकार के जो सॉलिड होंगे वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते। सेकंड होता है आपका जो कंपाउंड होगा उन दोनों का नेचर क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी इज फॉलो द रूल ऑफ लाइक डिसॉल्व लाइक। अब लाइक डिसॉल्व लाइक क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि जो आपका कंपाउंड होगा, जैसे पोलर कोई कंपाउंड है, एक कंपाउंड हमारे पास पोलर है, ये आपका क्या है, H2O। H2 आपको पता होगा कि ये पोलर होता है, H पॉजिटिव और OH में निगेटिव में आपका क्या होता है, डिसोसिएट होता है। जिन बच्चों को ये नहीं पता कि आपका पोलर और नॉन पोलर क्या है, तो उनको मैं बता देते हैं।
पोलर कंपाउंड वो होते हैं जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। नॉन पोलर कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव में कभी भी डिसोसिएट नहीं होते, ठीक है, यानी कि उनमें कभी भी पोलिंग नहीं आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड नहीं होंगे। तो जो भी आपका H2O है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो हमारा वाटर क्या है, एज अ पोलर सॉल्वेंट होता है। तो इस प्रकार के जो सॉल्वेंट होगा उसमें हमेशा क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइप का ही आपका सॉल्यूट, यानी कि जो पोलर होगा वो ही पोलर सॉल्वेंट में ऐड होगा, ठीक है। NaCl हमारा क्या है, NaCl हमारा क्या है, हमारे सॉलिड है और ये सॉल्यूट भी है। और वाटर हमारा क्या है, लिक्विड है, ठीक है, वाटर हमारा लिक्विड है। हमने NaCl को वाटर में ऐड करना है और वाटर भी हमने देखा है कि ये भी क्या है, पोलर है। तो दोनों कंपाउंड पोलर हैं तो ये आपस में डिसॉल्व हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं लाइक डिसॉल्व, लाइक का मतलब होता है कि सेम कंपाउंड सेम चीज में ही डिसॉल्व होगा। पोलर है तो पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, ठीक है। अब नेफ्थलीन और एंथ्रासीन, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन, ये नॉन पोलर कंपाउंड है, ये कभी भी वाटर में ऐड नहीं हो सकते, यानी कि ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, बट ये बेंजीन में डिसॉल्व हो जाएंगे। और वहीं NaCl बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये किस में डिसॉल्व हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे, ये हमारे बेंजीन में डिसॉल्व हो जाएंगे, बट वाटर में कभी भी डिसॉल्व नहीं होंगे। बेंजीन में कौन होंगे, क्योंकि बेंजीन हमारा क्या होता है, बेंजीन हमारा नॉन पोलर कंपाउंड होता है और ये कंपाउंड भी नॉन पोलर है, तो ये बेंजीन, ईथर, इस तरीके के कंपाउंड में डिसॉल्व हो जाएंगे, बट वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। वाटर में NaCl डिसॉल्व हो जाता है बट वो बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्युबिलिटी, जो फॉलो करता है हमारा लाइक डिसॉल्व लाइक रूल को, और ये किस पे डिपेंड करता है, ये होता है नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। तो हमारा जो पहला वाला फैक्टर है वो कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फैक्टर में। नेक्स्ट फैक्टर हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। अब हम बात करते हैं सेकेंड वाले फैक्टर की, जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमने जनरली 3 ट्रेंड पढ़ने हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए, एक तो होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर, सेकंड होता है द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर, एंड थर्ड होता है द सॉल्युबिलिटी सो इरेगुलर बिहेवियर विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे इरेगुलर बिहेवियर शो करता है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं जो फर्स्ट वाले फैक्टर हैं। यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखनी है, यहाँ पे आपको A एंड B जो आपके फर्स्ट के 2 फैक्टर हैं उन दोनों को हमने तो पढ़ना है। जो सेकेंड वाला C है ये आपके बियॉन्ड द कोर्स है, तो हमने इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट थोड़ा सा हम समझने के लिए इसको जरूर देखेंगे। बट हमने मेनली जो फोकस करना है वो फर्स्ट एंड सेकंड फैक्टर पे, ठीक है। तो हम देखते हैं फर्स्ट का जो फैक्टर है वो होता है द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कंपाउंड होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ता है। पहले कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। देखो, जैसे आपका क्या है, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, KCl, NH4Cl, AgNO3, यहाँ तो हो गया। इसके बाद आता है आपका AgNO3, Ki, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जो आपका क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज द टेम्परेचर। अब ऐसे कंपाउंड क्या होंगे, ये याद रखना है कि ऐसे कौन से कंपाउंड होते हैं या कौन सी रिएक्शंस होती हैं जिनमें सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज होगा विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ऐसी रिएक्शंस को हम कौन सी कहेंगे, ये रिएक्शन होंगी आपकी एंडोथर्मिक। ये कौन सी होंगी, ये होंगी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो जिसमें सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद द टेम्परेचर, वो रिएक्शंस आपकी कौन सी होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है, ठीक है। तो इसमें आपका जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। और जो क्या होगा, देखो, सॉल्यूशन एंथैल्पी ये क्या होगा, ग्रेटर होगा 0 से, ठीक है। ग्रेटर होगा 0 से मींस ये पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, दो जो आपकी सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी होगी वो ग्रेटर होगी 0 से।
अब इसके लिए हम जो ली चैटरली प्रिंसिपल है, ली चैटरली प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। ये होता क्या है ली चैटरली प्रिंसिपल? ये कहता है फॉर एंडोथर्मिक टाइप्स ऑफ रिएक्शन these substances absorb heat on forming solution and therefore the solubility increase with increased temperature। ठीक है ना? तो ली चैटरली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है कि आपका टेम्परेचर बढ़ने के साथ किसके लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन में, एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस होंगी उनमें टेम्परेचर बढ़ाने पे आपकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इसको जनरली आपने इक्विलिब्रियम रिएक्शन में, क्योंकि यहाँ पे आपका देखिए 2 एरोज लगे हैं बोदर साइड को, यानी कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आता है। तो आपको बस एक चीज और याद रखनी है, मैं आपको यहाँ पे एक चीज और समझा देते हैं। देखो हमने 11th क्लास में ली चैटरली प्रिंसिपल में इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि आपका क्या होता है जब भी आप किसी के कंसंट्रेशन में चेंज करते हैं, सपोज इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, इसमें कंसंट्रेशन में किसी भी साइड अगर आप इक्विलिब्रियम के बोथ कंपोनेंट में किसी भी एक साइड चेंजेस करेंगे तो रिएक्शन क्या होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। कहने का मतलब है देखो ये है ना हमारा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट, ये अब अगर मैं क्या कर दूं सॉल्यूशन में, ठीक है, हमारा एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन थी, हमने इसे पहले पढ़ा था, वो था सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और हमारा क्या बनता है, हमारा बन जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट और क्या बन जाता है हमारा सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन थी, हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी सॉल्युबिलिटी के टाइम पे। तो क्या होगा जब आप इसके किसी भी कंपोनेंट में चेंज करते हैं, यानी कि रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। अगर आप हीट इस साइड ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन के साइड को शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप सॉल्यूशन में हीट ऐड करते हैं तो ये किस साइड को शिफ्ट हो जाएगी, ये अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि अगर आप कंसंट्रेशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अगर आप इसके कंसंट्रेशन में कोई चेंज करते हैं बाय द हीट या किसी भी फॉर्म पे आप कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं हीट के फॉर्म पे, तो ये रिएक्शन कहां को शिफ्ट हो जाएगी, सॉल्यूशन में। अब अगर आप सॉल्यूशन साइड पे हीट दे देते हैं, सॉल्यूशन में हीट दे देते हैं, तो ये वापस कहां आने लग जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट पे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो आप जनरली रिएक्शन को कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम इक्विलिब्रियम में कोई भी चेंजेस करते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, हमने फर्स्ट में पढ़ा था सॉल्युबिलिटी में। अब अगर हमने यहाँ पे हीट ऐड कर दिया तो रिएक्शन कहां को शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ को। तो रिएक्शन कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए सॉल्यूशन की साइड को बढ़ेगी और आपका क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ेगी। अब अगर आप सॉल्यूशन में टेम्परेचर ऐड करते हैं, यानी कि सॉल्यूशन साइड को हम क्या कर देते हैं, प्लस हीट लगा देते हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन कहां को शिफ्ट हो जाएगी, हमारी रिएक्शन यहां को शिफ्ट हो जाएगी, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को। ठीक है, तो हमारा जो कंसंट्रेशन होगा वो यहां को शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका जनरली ली चैटरली प्रिंसिपल, और आप यहां से भी इसको समझ सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेकंड वाली ट्रेंड की ओर को। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल पढ़ लिए थे, हमने पढ़ा था कि ट्रेंड कैसे फॉलो करता है, हमने ये भी देखा था कि जो सॉल्यूशन की एंथैल्पी होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, और किस तरीके की रिएक्शंस आपकी इसको फॉलो करती है। ठीक है, तो हमने ये सारे टॉपिक पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट की ओर को बढ़ते हैं कि जो नेक्स्ट वाला आपका है सेकंड ट्रेंड, द सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर। तो ये कौन सी रिएक्शंस होती हैं जो सॉल्यूट, अब हमने क्या करा था यहाँ पे जनरली हीट, यहाँ पे देखो अब हम आते हैं सेकेंड वाले में। तो होता क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, अब हमने यहाँ पे हीट दी तो क्या होगा, सॉल्यूशन प्लस हीट। यहाँ पे जो रिएक्शंस होती हैं वो कौन सी तरीके की रिएक्शंस होती हैं, वो होती हैं आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, वो ये जो रिएक्शंस होंगी वो कौन सी होंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए। जैसे आपका क्या आता है, देखो Li2SO4, ठीक है, लिथियम सल्फेट हो गया। सेकेंड आता है आपका सीरियम सल्फेट, सीरियम Ce2SO4 होल थ्राइस, Ce2SO4 होल थ्राइस, सीरियम सल्फेट। सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.H2O, CO3 Na2CO3 मोनो H2O, ये मोनोहाइड्रेट हो गया। ठीक है, इस तरीके के कंपाउंड आपके क्या है, इसके एग्जांपल हैं। एग्जांपल में एक बार फिर से बता देते हैं एक बार एग्जांपल और कौन से। एक तो है देखो लिथियम सल्फेट Li2SO4,
सेकेंड आता है आपका सीरियम सल्फेट, होता है आपका Ce2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है आपका सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.H2O। ठीक है ना, तो ये हमारे कंपाउंड है जो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। और ये रिएक्शन कौन सी होंगी, ये रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शंस होती है। ठीक है, ये रिएक्शन कौन सी होंगी, एक्सोथर्मिक होगी। तो हम इसके लिए जनरली क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा सॉल्यूशन की एंथैल्पी होगी वो हमेशा क्या होगी, वो लेस देन होगी 0। ठीक है, ये लेस देन होगी किससे, 0 से लेस देन होगी। और रिएक्शन कौन सी हो जाएंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। ठीक है, इसके लिए हम जनरली एक ग्राफ की हेल्प भी ले सकते हैं इन दोनों रिएक्शन को समझने के लिए, फर्स्ट एंड सेकंड ट्रेंड को। देखिए यहाँ पे जो दो कंपाउंड्स हैं, ये LiSO4 और सीरियम सल्फेट C2SO4 होल थ्राइस, ये क्या होता है, देखो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है इनकी सॉल्युबिलिटी नीचे को डिक्रीज होती चली जा रही है। इनका जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअसली डाउन को जा रहा है। तो क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो रही है। बाकी जो कंपाउंड्स हैं, बाकी जो कंपाउंड है ये AgNO3, Ki, KNO3, NaNO3, NH4, KCl, तो ये सारी क्या है आपके, ये क्या होते हैं, ये टेम्परेचर बढ़ने के साथ सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है। तो ये कंपाउंड आपके किसको ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट वाले ट्रेंड को, और ये जो दो कंपाउंड हैं ये किसको, सेकंड वाले ट्रेंड को। तो कह सकते हैं कि ये एक्सोथर्मिक है और ये एंडोथर्मिक टाइप से रिएक्शन। ठीक है, अब इसके लिए ली चैटरली प्रिंसिपल भी देखते हैं। ली चैटरली प्रिंसिपल कहता है कि सिंस दिस डिसॉल्व विद evolution of heat or decrease of solubility with temperature is expected in accordance with ली चैटरली प्रिंसिपल। ठीक है, तो ली चैटरली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है कि अगर आपका रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो टेम्परेचर बढ़ाने में हमेशा क्या होगा, आपका जो आपकी सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी के फिर वैसे ही मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। देखिए अब हम इसको कैसे समझते हैं, हम समझ लेते हैं कि हमने क्या किया था, हमने कोई हमारे पास कंपाउंड है, ये था A+B, और ये इक्विलिब्रियम फॉर्म करके क्या बना रहा था, C, यानी कि ये हमारा सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है और बना रहा है क्या, प्रोडक्ट C। हम यहाँ पे कोई चेंज करेंगे, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है जो सॉल्युबिलिटी के लिए हमने पढ़ा था, यहाँ पे अगर हम कोई भी चेंजेस कर दें, हीट बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, तो रिएक्शन कहाँ को शिफ्ट होनी चाहिए, यहाँ को शिफ्ट होनी चाहिए। अगर आप यहाँ को कोई चीज बढ़ाते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई इफेक्ट करते हैं, तो रिएक्शन कहाँ को शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब हम हीट को यहाँ से यहाँ ले जाते हैं, यानी कि हमने क्या कर दिया, सॉल्यूशन में हीट बढ़ा दी, तो रिएक्शन कहाँ को शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ को शिफ्ट हो जाएगी। तो हम इस रिएक्शन को, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर को हम जनरली ऐसे भी कर सकते हैं, A+B = C प्लस हीट। ओके, C प्लस हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा हीट रिलीज होती है। तो क्या होगा, अगर हम प्रोडक्ट के साथ हीट को ऐड कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला ट्रेंड, ये आता है द सॉल्युबिलिटी सो इरेगुलर बिहेवियर विद इंक्रीज द टेम्परेचर। अब इरेगुलर बिहेवियर में कौन कौन से होते हैं, उनके एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कंपाउंड होता है आपका Na2SO4, यह है आपका सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट को जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो जैसे आपका 30 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर होता है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लगती है अबव द 30। यानी कि जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया 30 तक, तब तक तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, बट जैसे 30 से अबव जाने लगेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होने लग जाती है, अगेन डिक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, इसका और एक एग्जाम्पल है, जैसे फेरस सल्फेट FeSO4 डॉट हेप्टाहाइड्रेट 7H2। ठीक है, इसकी भी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ पहले तो डिक्रीज होगी, मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पहले तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, फिर टेम्परेचर अगेन क्या होने लगेगा, ये मोनोहाइड जो आपका हेप्टाहाइड्रेट है ये टेट्राहाइड्रेट और डेकाहाइड्रेट में शिफ्ट होने लगता है, टेट्राहाइड्रेट में शिफ्ट होने लगता है, और उससे क्या होने लग जाता है, आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लग जाती है, ये वापस प्रेसिपिटेट बनने लगता है। ठीक है, तो इसकी एक एग्जांपल है, जैसे ये है आपका सोडियम सल्फेट प्लस हमने हीट ऐड करी 32
0.8 डिग्री सेल्सियस में, तो हमारा क्या बना? सोडियम सल्फेट। ठीक है, बट अगर हमने टेम्परेचर अगेन इंक्रीज किया तो ये वापस आपका कहाँ को आने लग जाता है? कंपाउंड देखो शिफ्ट होने लग जाता है। ठीक है ना, तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होती चली जाती है। तो इसका एक एक्सप्लेनेशन भी है, इसको आप यहां से पढ़ लेंगे और समझ भी लेना, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अब नेक्स्ट वाले फैक्टर की ओर को चलते हैं, वो आता है आपका इफेक्ट ऑफ अ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में देखिए सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड, जब हम एक सॉल्वेंट यानी कि इनको एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, हमें पता है कि सॉलिड और लिक्विड जो होता है इनकम्प्रेसिबल होता है। ये लिक्विड है आपका, तो हम इसको कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कंप्रेस नहीं करेंगे, और ऐसे हमारा जो सॉलिड है वो भी इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, वो भी हमारा क्या है? इनकम्प्रेसिबल है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर को कभी भी ज्यादा यानी कि कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा? वो बहुत ज्यादा इफेक्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो सॉलिड जो आपका लिक्विड के फॉर्म पे अगर कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, यानी कि आपका जो लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है, या सॉलिड आपका लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है, सॉलिड किस में डिसॉल्व हो रहा है? लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है? निग्लेजिबल होता है, या आप कह सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं होता है, निग्लेजिबल ही होता है। ठीक है, एक थोड़ा सा जो इफेक्ट आता है, एक एग्जांपल के फॉर्म पे समझ सकते हैं। जब हम 500 एटीएम प्रेशर लगाते हैं, एटीएम मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाते हैं, किसमें? NaCl के सॉल्यूशन में। हमने NaCl का एक सॉल्यूशन बनाया, उसमें हमने 500 एटीएम का प्रेशर लगाया, तब जाके जो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है वो 2.5% क्या होती है? बढ़ती है। तो 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो सॉल्युबिलिटी में चेंजेस आता है वो 2.5% का इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, बस इतना ही ज्यादा इफेक्ट आता है, अदरवाइज वो भी बहुत ज्यादा निग्लेजिबल है। हमें 500 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लगाना होगा, तब जाके इतना होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे रेगुलर ट्रेंड में जो प्रेशर होता है, यानी कि हमारा रूम टेम्परेचर पे आपका जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर होता है वो निग्लेजिबल होता है। किसमें? सॉलिड सॉल्यूशन में और लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गैस इन लिक्विड, और लिक्विड इन लिक्विड में जो भी आपका इफेक्ट आता है सॉल्युबिलिटी में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।